हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 11 का फिजिक्स। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब प्रोजेक्टाइल मोशन अपना कंप्लीट कर चुके हैं ना, प्रक्षेप गति पूरा कर चुके हैं। अब क्योंकि आपका ये चैप्टर है, क्या चैप्टर का नाम क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन, प्रक्षेप गति तथा वृत्तीय गति। प्रोजेक्टाइल मोशन हमने अपना पूरा कर चुका है। अब हमको क्या देखना है? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। इसे क्या बोलते हैं? वृत्तीय गति। देखो नाम से ही स्पष्ट है, सर्कुलर वृत्तीय गति का मतलब क्या होगा? कण एक वृत्ताकार पथ पर गति करेगा, यानी जो कण होगा, तो आपको पता है कि जो वृत्त होता है उसका एक फिक्स बिंदु होता है जिसको आप क्या बोलते हो? केंद्र। और उस निश्चित बिंदु से बराबर दूरी लेकर उसके परितः जो बनाई गई आकृति होती है उसी को आप क्या कहते हो? वृत्त। तो अब कोई कण उसी वृत्ताकार पथ पर चलेगा तो आप उसकी गति को क्या बोलोगे? वृत्ताकार गति। यानी जब कोई कण एक निश्चित बिंदु से बराबर दूरी लेकर उस बिंदु के परितः एक वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो कण के इस प्रकार की गति को हम लोग क्या बोलते हैं? वृत्ताकार गति या वृत्तीय गति। बात समझ में आ रहा है ना? और उस निश्चित बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्र। और उसके चारों तरफ जो पथ होता है उसको कहते हैं वृत्ताकार पथ। और ये जो दूरी है इस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्या। तो परिभाषा इसका लिख लें तो आप लिखो वृत्तीय गति में कि जब कोई कण एक निश्चित बिंदु के परितः परितः मतलब उसके चारों तरफ निश्चित दूरी पर जब कोई कण एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर उसके परितः वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो कण के इस प्रकार की गति की गति को क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति कहते हैं। बात समझ आ रहा है ना? जब कोई कण एक निश्चित बिंदु से बराबर दूरी लेकर उस बिंदु के परितः एक वृत्ताकार मार्ग पर गति करेगा तो इस प्रकार की गति को, कण के इस प्रकार की गति को आप क्या बोलोगे? वृत्ताकार गति या वृत्तीय गति। अब वृत्तीय गति दो प्रकार का होगा, एक समान वृत्तीय गति, असमान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति मतलब कण एक समान रूप से चल रहा होगा तो एक समान वृत्तीय गति, और कण असमान रूप से चल रहा होगा तो असमान वृत्तीय गति। अब एक समान रूप से और असमान रूप से क्या मतलब है? उसके चाल से। अगर कण का चाल एक समान है, जैसे यहाँ पर भी कण का चलने का स्पीड 10 है, यहाँ भी स्पीड 10 है, यहाँ पर भी चलने का स्पीड 10 है, कण 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड चल रहा है पूरे पथ पे, तो क्या हुआ? उसका चाल एक जैसा रहा। अगर चाल नहीं बदल रहा है यानी एक समान चाल से चल रहा है, अगर कण वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति करेगा तो कण का वो जो वृत्तीय गति हुआ उसे हम क्या बोलेंगे? एक समान वृत्तीय गति। और अगर उसका चाल बदलता रहे, यानी यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड चले, यहाँ पर 20 से चले, यहाँ पर 30 से चले, यहाँ पर 50 से चले, यहाँ पर 100 से चले, उसका स्पीड अलग अलग हो रहा है तो यानी उसका चाल क्या हुआ? अलग अलग हुआ। तो यानी अगर कण का वृत्तीय पथ पर जो चाल है वो अलग अलग होगा तो इस प्रकार के वृत्तीय गति को हम लोग क्या बोलेंगे? असमान वृत्तीय गति। यानी अगर कण वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से चले तो उस वृत्तीय गति को एक समान वृत्तीय गति बोलेंगे, और अगर कण वृत्ताकार पथ पर असमान चाल से गति करे तो कण के उस प्रकार की वृत्तीय गति को असमान वृत्तीय गति कहेंगे। बात समझ आ रहा है? आप लिख लो क्या कि वृत्तीय गति कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। वृत्तीय गति दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहला एक समान वृत्तीय गति, हेडिंग डाल लो इसे, एक समान
वृत्तीय गति। एक समान यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन। एक समान वृत्तीय गति। क्या है एक समान वृत्तीय गति? इसमें क्या लिखोगे कि जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति करता है तो कण के इस प्रकार की गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से क्या करे? एक समान चाल से गति करता है तो कण के इस प्रकार के गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति कहते, ठीक है। दूसरा कौन सा गति होगा? असमान वृत्तीय गति। तो आप दूसरा हेडिंग डालो, असमान वृत्तीय गति। इसको क्या बोलते हैं? इसको यूनिफॉर्म बोलोगे, इसे नॉन यूनिफॉर्म कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन। तो असमान वृत्तीय गति में क्या लिखोगे? जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर एक समान से असमान चाल से गति करता है तो कण के इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? असमान वृत्तीय गति। असमान वृत्तीय गति कहते हैं। बात समझ में आया? यानी उसका आप चाल क्या होगा? बदलता जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देख लेते हैं। वृत्तीय गति जब आप पढ़ोगे आपको बार बार त्रिज्य सदिश, कोणीय वेग, रेखीय वेग ना, एंगुलर वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, फिर एंगुलर एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यानी कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण। टेंजेंशियल को हम लोग स्पर्शी भी बोलते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा रेखीय बोलेंगे। हिंदी में जब बोलेंगे तो रेखीय बोलेंगे, और जब इंग्लिश में बोलना होगा तो टेंजेंशियल बोल। टेंजेंशियल का मतलब टेंजेंट का आप सुने हो कि नहीं सुने हो? क्लास 10 में आपने स्पर्श रेखा पढ़ा है, तो स्पर्श रेखा को इंग्लिश में क्या कहते हो? टेंजेंट। तो टेंजेंशियल का मतलब स्पर्शी होता है, लेकिन स्पर्शीय वेग कहने में अच्छा नहीं लगता तो हम लोग उसे रेखीय वेग बोल देंगे, लेकिन इंग्लिश में जब बोलना होगा तो हम लोग टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलेंगे। तो थोड़ा वो सब बातें आप पहले पढ़ लेते हैं। तो आप हेडिंग डाल सकते हो क्या? वृत्तीय गति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, या आप बुक में देखते हो इसमें महत्व मतलब कुछ चर, वृत्तीय गति से संबंधित कुछ चर, सम इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स फॉर सर्कुलर मोशन ना। तो आप ये सब नहीं, सीधा आप हेडिंग डालो वृत्तीय गति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। वृत्तीय गति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। वृत्तीय गति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। परिभाषा। अब इसमें जो आपका पहला है वो आपका रेडियल वेक्टर यानी त्रिज्य सदिश। इसे क्या बोलते हैं? रेडियल वेक्टर। क्या होता है त्रिज्य सदिश? रेडियल वेक्टर। जैसे
मान लो कि कोई कण आपका क्या कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है ना, सर्कुलर मोशन कर रहा है। किसी टाइम पर t बराबर 0 पर मान लो कण यहाँ पर है, हो सकता है t बराबर 1 सेकंड पर कण यहाँ पर पहुंचा, t बराबर 2 सेकंड पर कण हो सकता है यहाँ पर पहुंचा, t बराबर 3 सेकंड पर, ऐसे आपका क्या होगा, कण चलता रहेगा। बोलो। और ये मान लो क्या है, सेंटर। तो सेंटर से आप अगर वृत्त को मिलाओगे तो उसे त्रिज्या r बोलते हो। यहाँ पर ये भी त्रिज्या r हो जाएगा, ये भी त्रिज्या r होगा, ये भी त्रिज्या r होगा, और सभी त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर। हमको पढ़ना क्या है, त्रिज्य सदिश। नाम में क्या है, सदिश। यानी अगर ये सदिश है तो सदिश के पास दो चीज होता है, एक परिमाण और एक दिशा। तो ये जो त्रिज्य सदिश है इसका परिमाण त्रिज्या के ही बराबर होगा। त्रिज्य सदिश जो है इसका परिमाण किसके बराबर होगा, त्रिज्या के बराबर होगा। लेकिन जो दिशा होगा वह त्रिज्या के ही अंदिश होगा, लेकिन बाहर की तरफ। क्योंकि अगर दिशा है तो दिशा या तो बाहर होगा या तो अंदर होगा। इसी अंदिश का मतलब समझते नहीं समझते हो, अंदिश का मतलब उसके तरफ। जैसे हम कह रहे हैं कि ये हम इस रेखा के अंदिश चल रहे हैं, यानी हम इस तरीके से चल रहे हैं, इस रेखा की तरफ इधर चलेंगे या तो इस रेखा की तरफ इधर चलेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। एक सदिश के अंदिश का मतलब, जैसे मान लो एक ये सदिश है, हम जब बात करते हैं इस सदिश के अंदिश, इस सदिश के अंदिश मतलब इसी की दिशा में। ये बात समझ में आ रही नहीं समझ? तो अंदिश का मतलब उसी की दिशा में। जब किसी के दिशा में बात करते हैं तो हम बोल देते हैं उसके अंदिश। तो जो ये त्रिज्य सदिश है इसका जो दिशा होगा वह त्रिज्या की अंदिश बाहर की तरफ होगा। जब कण यहाँ पर पहुंचेगा तो यहाँ पर उसका त्रिज्य सदिश जो होगा उसका परिमाण तो उसके त्रिज्या के बराबर होगा, लेकिन दिशा उस पॉइंट पर जो त्रिज्या आएगा उस त्रिज्या के अंदिश बाहर की ओर होगा। यहाँ पर जो त्रिज्य सदिश है इसका परिमाण तो त्रिज्या के बराबर होगा, लेकिन यहाँ पर जो त्रिज्या है इस त्रिज्या के अंदिश बाहर की तरफ इसका क्या होगा, दिशा होगा। यानी त्रिज्य सदिश एक ऐसा सदिश है जिसका परिमाण तो वृत्त के त्रिज्या के बराबर होता है तथा दिशा उस वृत्त के त्रिज्या के अंदिश बाहर की तरफ होती है। तो लिख ले इसे। तो चलो आगे लिखो इसे। त्रिज्य सदिश एक ऐसा सदिश है, त्रिज्य सदिश एक ऐसा सदिश है, एक ऐसा सदिश है जिसकी दिशा वृत्त के त्रिज्या के बराबर, और वृत्त या वृत्तीय पथ ना, जिसकी दिशा वृत्तीय पथ के, सॉरी जिसकी दिशा नहीं जिसका परिमाण, दिशा नहीं जिसका परिमाण ना। त्रिज्य सदिश एक ऐसा सदिश है जिसका परिमाण वृत्तीय पथ के त्रिज्या के बराबर, त्रिज्या के बराबर होती है तथा दिशा वृत्तीय पथ के त्रिज्या के अंदिश, वृत्तीय पथ के त्रिज्या के अनुदिश किधर होती है, त्रिज्या के अनुदिश बाहर की ओर होती है। बाहर की तरफ लिख लो ना, बाहर की तरफ होती है। तो यानी ये क्या है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है? सीधी सी बात है, जब इसके दिशा का बात करें तो ये कैसी राशि है, सदिश ही राशि। अगर हमें इसे दर्शाना होगा तो हम इसे कैसे दर्शाएंगे, इसे जैसे त्रिज्या को हम आर से दर्शाते हैं तो बस आर के ऊपर क्या लगा देंगे, एक वेक्टर। इसे वेक्टर आर से प्रदर्शित करते बात समझ आ रहा है ना। अब दूसरा हेडिंग आपका क्या होगा, अब हमको वेग पढ़ना है। अब इसमें दो वेग होगा, एक आपका कोणीय वेग होगा, कोणीय वेग, इसे हम क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। और फिर तीसरा भी आप लिखो ना, मत हेडिंग मत डालना। और त्रिज्या आपका क्या होगा तीसरा, रेखीय वेग। इसे क्या बोलते हैं, वैसे तो टेंजेंशियल वेलोसिटी, क्या कहते हैं, टेंजेंशियल
वेलोसिटी, या इसे हम लोग लीनियर वेलोसिटी के भी नाम से जानते हैं। किस वेलोसिटी के नाम से? लीनियर वेलोसिटी। आप पहले ये ऊपर वाला कॉपी कर लो, फिर हम थोड़ा स्पेस बना के इसे समझते हैं। अब ध्यान से देखो, जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है, उस स्थिति में ध्यान से समझना। मान लो ये कोई कण है, ये वृत्ताकार गति की, ठीक है। अब किसी टाइम मान लो t बराबर 0 पर कण यहां पर था। इस स्थिति मान लो ये क्या है? सेंटर। इस पॉइंट पर त्रिज्य सदिश होगा, बोलो। मान लेते हैं किसी टाइम t पर, t बराबर मान लो t1 टाइम पर कण यहां पर पहुंचा, ठीक है। कण चलते चलते कहां पर पहुंचा? यहां पर पहुंचा। तो क्या वो सेंटर पर कुछ न कुछ एंगल घुमा कि नहीं घुमा? मान लेते हैं वो कितना एंगल घुमा? थीटा 1। अब जब वो चलते चलते यहां पर पहुंचा, मान लेते t बराबर t2 पर, उस समय वो जहां से स्टार्ट किया, t बराबर 0 से स्टार्ट किया है, उस त्रिज्य सदिश से कितना एंगल बनाया? मान लेते थीटा 2। तो अगर आपको पता चले कि t1 से t2 टाइम के बीच वो कितना एंगल चला, कैसे बताओगे? t बराबर t1 टाइम पर यहां पर था, t बराबर t2 टाइम पर यहां पर था। तो जब वो चल रहा है तो t1 टाइम से t2 टाइम के बीच कितना एंगल चला? अरे ये पूरे एंगल में से इतना एंगल घटा दो, तो ये इतना एंगल चला, और ये कितना एंगल हो जाएगा? थीटा 2 माइनस थीटा 1। बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखो, तो जब कण चल रहा है उसका दो तरीके का मोशन हो रहा है। यही मोशन तो आपका वृत्तीय गति है, सर्कुलर मोशन ही है, लेकिन क्या उसमें वो दो प्रकार का डिस्टेंस कवर कर रहा है। एक तो चाप, जैसे जब इतना चला उसका चाप इतना होगा, जब वो इतना चला मतलब यहां से यहां तक चला तो उतना चाप की बराबर दूरी तय की। बात समझ में आ रहा है? और साथ साथ देखो सेंटर पे एंगल भी बनाता चल रहा है कि नहीं बना रहा है। तो किस रेट से वो एंगल बना रहा है वो अलग वेलोसिटी देगा, और किस रेट से वो चाप को तय कर रहा है वो उसका अलग वेलोसिटी होगा। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि चाल या वेग, अगर मोटा मोटा हम बात करें तो चाल और वेग होता क्या है? दूरी बटे समय। दूरी तय करने का जो दर होता है वही चाल कहलाता है, और विस्थापन का जो दर होता है वह वेग कहलाता है। तो विस्थापन भी तो एक प्रकार का दूरी ही है। तो यानी हम जब चाल और वेग का बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या चलता है कि किस दर से वो दूरी को तय कर रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? और चाल बराबर आप पढ़ते भी हो दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या पढ़ते हो? दूरी बटे समय। तो ये दो तरीके का दूरी, एक एंगल वाला बात और एक चाप वाला बात। तो जो एंगल वाला मान लेते हैं कि डेल्टा टी टाइम में वो कितना एंगल बनाए? डेल्टा थीटा एंगल बनाए। डेल्टा टी का मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जब समय अंतराल का बात करते हैं कि जैसे 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच, तो 5 से 10 के बीच 5 सेकंड का अंतर है कि नहीं है? या 5 सेकंड से 8 सेकंड के बीच जब बात करूं 3 सेकंड का अंतर है ना, तो जो समय में अंतर आता है उसी को हम समय अंतराल बोलते हैं। और समय अंतराल को हम किससे दर्शाते हैं? डेल्टा टी से। मान लो डेल्टा टी टाइम में उसका जो कोण बना वो कितना कोण बना है? डेल्टा थीटा। तो किस दर से थीटा कोण बना रहा है यही तो उसका चाल हो जाएगा। तो यानी जो उसका कोणीय चाल होगा वह होता है डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी। दूरी बटे समय एक प्रकार से, लेकिन ये कौन सी दूरी है? कोण बनाए, जितना वो कोण बनाए। और जब हम रेखीय वेग का बात करेंगे तो रेखीय वेग का मतलब उसका एक चाप तय करने का जो दर है वो उसका रेखीय वेग है। तो मान लो कि अब बताओ यहां से यहां तक मान लेते हैं वो कितना चाप तय किया? डेल्टा एस। अरे जो कुछ दूरी आएगी 2 मीटर, जैसे आप पता, जैसे मान लो कट चलते चलते यहां से यहां तक पहुंचा, अगर वो एक धागे के अंदर चल रहा है, आप धागे को यहां से कट करके निकाल दो तो उसका कुछ लंबाई आएगा कि नहीं लंबाई आया? बताओ। उस लंबाई को आप मीटर में ही मापोगे, सेंटीमीटर मापोगे, मिलीमीटर में, इन्हीं सब में मापोगे। यानी वो भी एक प्रकार का दूरी है। जैसे इसके पहले जो आप रेखीय वेग पढ़े हो, अरे रेखीय वेग कण 1D मोशन 2D मोशन यही सब पढ़े नहीं पढ़े? तो वहां पर कण मीटर में ही दूरी तय करता नहीं करता है। तो ये जो चाप वाली दूरी एक प्रकार की उसी तरीके से अगर हम इसे काट के सीधा कर दे तो ये दूरी की ही तो बराबर होगी कि नहीं बराबर होगी? तो ये चाप को तय करने का जो दर है, किस दर से वो चाप को तय कर रहा है, बदल रहा है, वो उसका क्या कहलाएगा? रेखीय वेग। यानी ये क्या हो जाएगा? डेल्टा एस अपान डेल्टा टी। बात समझ में आ रहा है? ये जो कोणीय वेग होगा इसको हम लोग ओमेगा से दर्शाते हैं। ये ओमेगा डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा ये इस तरीके से ओमेगा से दर्शाते हैं। और इसे हम सिंपल किससे दर्शाते हैं? भी से दर्शाते हैं। तो क्या ये दोनों वेग समझ में आया? कोणीय वेग क्या होगा? अगर परिभाषा बताने के लिए
जो आप चाल का परिभाषा बताते थे, चाल बराबर क्या होता था, दूरी बटे समय। तो समय को आप हर को कितना बना देते थे, एक। तो एकांक समय में जो तय की गई दूरी होती है उसी को आप क्या कहते हो, तो किसी कण द्वारा एकांक समय जो बनाया गया कोण होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कोणीय वेग। और एकांक समय में जो तय किया गया उसका चाप के बराबर लंबाई होगी उसे हम क्या बोलेंगे, उसका रेखीय वेग। या दूरी तय करने का जो समय दर होता था उसको आप ऐसे बोलते थे, किसी कण द्वारा तय की गई दूरी के समय दर को आप क्या कहते हो, चाल। तो वैसे आप ये बता सकते हो, बनाए गए कोण के समय दर को कोणीय वेग और तय की गई जो चाप होगा उसके समय दर को रेखीय वेग कहोगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, ठीक। अब कोणीय वेग और रेखीय वेग, नाम में इसके क्या लिखा है, वेग। वेग का मतलब सदिश हुआ, कदिश हुआ। अरे वेग का मतलब क्या हुआ, सदिश हुआ, कदिश हुआ, सदिश हुआ। तो अगर सदिश है तो इसका कुछ न कुछ दिशा होगा, अगर सदिश होगा कुछ न कुछ दिशा होगा। तो कोणीय वेग का दिशा और रेखीय वेग का दिशा, पहले रेखीय वेग का दिशा समझ लो। जैसे मान लो कण अगर जब गति कर रहा है, कण गति कर रहा है, गति कर रहा है, तो यहाँ पर मान लो पहुंचा तो वो इस डायरेक्शन में गति कर रहा होगा, जब यहाँ पर पहुंचा तो वो इस डायरेक्शन में गति कर रहा होगा, जब यहाँ पर पहुंचा तो उसके गति करने का डायरेक्शन ही होगा, जब यहाँ पर पहुंचा तो उसके वेग का डायरेक्शन इधर होगा। क्योंकि आपको पता है ना, अगर आप एक पत्थर को रस्सी से बांध के नचाते हो, किसी टाइम पर आप पत्थर को छोड़ दो तो मान लो कण यहाँ पर तो उधर से ऐसे सरह से निकल जाएगा, और कण ऐसे घूम रहा था आप यहाँ पर छोड़ दी, मान लो कण यहाँ पर पहुंचा आपने छोड़ा तो कण ऐसे सरह से निकल जाएगा। बात समझ आ रहा है ना। तो जहां पर पहुंचेगा वहीं पर स्पर्शता सीधा निकल जाता है। तो अगर कण यहाँ पर है तो यहाँ पर जो कण का वेग होगा उसका डायरेक्शन ही होगा, जो कण यहाँ पर अगर पहुंचेगा तो उसके वेग का डायरेक्शन टेंजेंशियली इधर होगा, यहाँ पर स्पर्शता इधर होगा, यहाँ पर वेलोसिटी डायरेक्शन इधर होगा। यही तो आपका रेखीय वेग है। तो यानी जो रेखीय वेग होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, जिस बिंदु पर आपको रेखीय वेग का डायरेक्शन चाहिए उस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा की दिशा होगी वही क्या होगी, उस बिंदु पर रेखीय वेग की दिशा होगी। बात समझाना, रेखीय वेग का दिशा क्या होगा, क्या होगा रेखीय वेग का दिशा, कण सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा होगा, तो किसी टाइम पर वो कहीं पहुंचा होगा, तो जिस टाइम पर आपको रेखीय वेग का दिशा चाहिए उस टाइम पर उस बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींचो, तो जो स्पर्श रेखा का दिशा होगा वही उस पॉइंट पर उस समय पर रेखीय वेग का दिशा होगा। और जो कोणीय वेग होता है इसका हम दिशा कैसे निकालेंगे, राइट हैंड हम रूल से ना, दाएं हाथ के हथेली के नियम से आप बोल सकते हो। तो क्या है दाएं हाथ की हथेली का नियम, जैसे कण जिस डायरेक्शन में घूम रहा है, मान लो अगर कण ऐसे घूम रहा है, आपको पता है दो डायरेक्शन होता है, एक दक्षिणावर्त और एक वामावर्त। दक्षिणावर्त मतलब जो सुई की चलने की दिशा होती है उसे हम बोलते हैं दक्षिणावर्त, और जो सुई की चलने की विपरीत दिशा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वामावर्त। तो अगर कण इस तरीके से गति कर रहा है तो आप अपने हाथ को कण के गति के हिसाब से मोड़ो, तो जो अंगूठा आएगा वही क्या होगा, इसके डायरेक्शन को बताएगा, कोणीय वेग के डायरेक्शन बताएगा। जैसे हमें एक कॉपी दो थोड़ा, ऐसे मान लो कि कण कुछ आपका इस तरीके से क्या कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है, ठीक है। अब कण हो सकता है ऐसे चले और कण हो सकता है ऐसे चले। तो अगर कण ऐसे चल रहा है तो आप अपने हाथ को इस तरीके से घुमाओ, अंगूठा जो होगा कोणीय वेग का दिशा बताएगा। तो यानी कण का जो कोणीय वेग होगा उसका डायरेक्शन ऐसे ही आया कि नहीं आया। और अगर कण ऐसे चल रहा है तब तो आप अपने हाथ को ऐसे घुमाओ, अंगूठा अंदर की तरफ गया, अंगूठा ऐसे अंदर की तरफ जाएगा, तो ये जो होगा ये किसका डायरेक्शन होगा, कोणीय वेग। यानी जो कोणीय वेग का, हाँ कोणीय वेग का बात कर, रेखीय वेग का डायरेक्शन तो स्पर्श रेखा के अनुदिश हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, कंफ्यूज मत होना। जो रेखीय वेग होगा इसका डायरेक्शन स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा। जब कोणीय वेग की दिशा का बात आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड थंब रूल लगाना पड़ेगा, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लगाना पड़ेगा। उसके लिए क्या है, आपको अपने हाथ को कण जिस डायरेक्शन में चल रहा है उस हिसाब से घुमाना पड़ेगा। अगर कण दक्षिणावर्त चल रहा है, दक्षिणावर्त मतलब ऐसे, अगर कण दक्षिणावर्त चल रहा है तो आप अपने हाथ को दक्षिणावर्त घुमाओ, तो अंगूठा अंदर की तरफ गया, अंगूठा क्या बताएगा, कोणीय वेग की दिशा को बताएगा। यानी इस समय कोणीय वेग का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अंदर। और अगर कण वामावर्त घूम रहा है तब तो आप वामावर्त डायरेक्शन अपने हाथ घुमाओ, तो अंगूठा बाहर की तरफ आया, तो जो कोणीय वेग का डायरेक्शन हो वो क्या होगा, बाहर की तरफ। यानी आप ध्यान से देखो, क्या कोणीय वेग का जो दिशा है वह हमेशा इसी अक्ष पर रहेगा, चाहे कण यहाँ पर पहुंचे, चाहे कण यहाँ पर पहुंचे, चाहे कण यहाँ पर पहुंचे, चाहे कण यहाँ पर। अगर ऐसे चल रहा है तो जब यहाँ पर पहुंचेगा तो यहाँ से यहाँ घुमाओगे फिर भी अंगूठा अंदर जाएगा, जब यहाँ से यहाँ कण चला तो आप यहाँ घुमाओगे तो भी अंगूठा अंदर जाएगा। यानी कण के पूरे सर्कुलर मोशन के दौरान कोणीय वेग का डायरेक्शन इसी लाइन के अनुदिश आएगा।
यानी एक अक्ष के अंदिश में उसका डायरेक्शन होगा, एक अक्ष पे उसका दिशा होगा। तो जब किसी सदिश का दिशा सदैव एक अक्ष पे नियत रहता है, स्थित रहता है, इस प्रकार के सदिश को हम लोग क्या बोलते हैं? अक्षीय सदिश। क्या बोलते हैं? अक्षीय सदिश। तो इसका डायरेक्शन क्या हुआ? एक अक्ष के अंदिश आया, इसलिए यह जो वेक्टर है इसको बोलते हैं एक्सियल वेक्टर, अक्षीय सदिश। जब सदिश का प्रकार पढ़ाए थे तो वहां पर बताए थे कि यहाँ पर जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इसका डायरेक्शन समझ में आया ना? तो ठीक है। पहले इसमें तो आप कॉपी कर चुके हो, तो चलो पहले हम देखते हैं। तो कल हम लोग क्या समझे थे अपना? कोणीय वेग और रेखीय वेग ना। तो पहले उसे लिखने से पहले आप हेडिंग डालो कोणीय विस्थापन। पहले आप ये हेडिंग कर लो कोणीय विस्थापन, फिर हम उसे समझते हैं। कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन का मतलब क्या है? वही जब कोई कण आपका सर्कुलर मोशन करता है तो क्या करेगा? जैसे मान लो कण किसी टाइम पर यहाँ पर है, फिर कण यहाँ पर है, तो किसी समय अंतराल में वो कुछ केंद्र पर कोण बनाया कि नहीं बनाया? वही जितना कोण बनाए वही क्या कहलाता है? कोणीय विस्थापन। यानी जब कोई कण वृत्ताकार गति करता है तो किसी समय अंतराल पर, देखो जब कण चलते चलते मान लो यहाँ से चलते चलते यहाँ पर पहुंचा तो क्या होगा? कुछ चाप बनाया कि नहीं बनाया? अरे कुछ चाप के बराबर दूरी तय किया होगा, उस चाप के द्वारा केंद्र पर कुछ कोण बनेगा। आप क्लास 10 पढ़े हो शायद, आपका कट गया था सिलेबस में। कितना कोण बना रहा है वो? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल आप निकाले हो, वहां पर था आपका सिलेबस में, कटा नहीं था। तो चाप द्वारा केंद्र पर कुछ न कुछ कोण अंतरित होता है कि नहीं अंतरित होता है? तो जितना कोण अंतरित होता है वही क्या कहलाता है? कोणीय विस्थापन। यानी जब कोई कण वृत्तीय गति करता है तो जब वो चलेगा तो कुछ न कुछ चाप बनाएगा, चाप के बराबर दूरी तय करेगा। तो जो चाप के बराबर जितना दूरी तय करेगा उस चाप के द्वारा जो केंद्र पर कोण अंतरित होगा वही कोण आपका क्या कहलाएगा? कोणीय विस्थापन। तो लिखो इसे। जब कोई कण वृत्ताकार गति करता है, वृत्ताकार गति करता है तो कण द्वारा, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कण द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण, अंतरित कोण मतलब समझ रहे हो ना? बनाया गया कोण। अंतरित कोण कोणीय विस्थापन कहलाता है। कोणीय विस्थापन कहलाता है। ये बात समझ आ रहा है ना? जब कोई कण आपका वृत्ताकार गति करेगा तो जो कण द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण होगा, इसी कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? कोणीय विस्थापन। मान लो पहले आप एक फेस फिगर ये बनाना और समझना, और इस फिगर के बारे में हमें कुछ लिखना होगा। जैसे मान लो कि आपका कोई कण है वृत्ताकार गति है, जिसका केंद्र क्या है? वो है। मान लो ये आपका प्रारंभिक रेखा है, इसे हम बोल देते हैं पॉइंट टी। कण चलते चलते मान लो t बराबर t1 टाइम पर, किस टाइम पर? t बराबर t1 टाइम पर कहाँ पहुंचा? वो b पर पहुंचा। और t बराबर t2 टाइम पर वो कहाँ पहुंचा? मान लो c पर पहुंचा। तो जब वो b पर पहुंचा तो प्रारंभिक रेखा के साथ वो मान लो कितना कोण बनाया? θ1। और जब वो t2 टाइम पर पहुंचा तो जो उसका त्रिज्य सदिश होगा, त्रिज्य सदिश कितना कोण बनाया? θ2। और हो सके तो आप डिफिनीशन में बस एक थोड़ा सा हल्का करेक्शन कर लेना कि जब कोई कण वृत्ताकार गति करता है तो त्रिज्य सदिश द्वारा, क्योंकि केंद्र पर जो कोण बनता है, जैसे मान लो कण घूमते घूमते अभी कण यहाँ पर था, चलते चलते यहाँ पर पहुंचा, तो जो θ1 कोण बना, θ1 कोण किसके द्वारा? त्रिज्य सदिश के द्वारा। तो केंद्र पर बना कि नहीं कोण? आप ये लिख लो। तो कण जब कोई कण वृत्ताकार गति करता है तो त्रिज्य सदिश द्वारा, तो त्रिज्य सदिश द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है, बनाया गया कोण होता है, वो आपका कोणीय विस्थापन कहलाता है। तो ठीक, तो मान लेते हैं कि t बराबर 0 पर कोई कण आपका a पर था, t बराबर t1 टाइम पर कोई कण आपका b पर था, और t बराबर t2 टाइम पर कोई कण आपका क्या था? c पर था। तो जब कोई कण a पर था और चलते चलते t1 टाइम में वो b पर पहुंचा तो त्रिज्य सदिश ने कितना कोण बनाया? θ1 के बराबर कोण बनाया। और वही कण अगर मान 0 से आप देख रहे हो चलते चलते t2 पर पहुंचा, उस समय कितना कोण बनाया? θ2 टाइम बनाया। तो इतने समय अंतराल में कितना कोण बनाया? इस समय अंतराल को क्या हम डेल्टा टी लिख सकते कि नहीं लिख सकते? डेल्टा टी का मतलब क्या हुआ? t2 माइनस t1। डेल्टा टी का मतलब ये होता है t2 माइनस t1। और मान लो इतना चलने में कितना चाप के बराबर, कितना चाप चला? डेल्टा एस के बराबर इतना वो दूरी तय किया। अरे भैया जब इस समय से इस समय तक वो चला होगा, मान लेते हैं इतने से इतने में डेल्टा टी टाइम लगा है, और जब इतने टाइम में कुछ न कुछ चाप के बराबर दूरी तय किया होगा, तो जो चाप के बराबर जितना दूरी तय किया है उस दूरी को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा एस। डेल्टा एस का मतलब समझ आ रहा है ना? तय की गई चाप।
की बराबर की लंबाई। ठीक है, तो इतने टाइम इंटरवल में कोण कितना बनाया? क्या θ2 माइनस θ1 के बराबर कोण बनाया? क्योंकि ध्यान से देखो, प्रारंभिक रेखा से ये पूरा कोण आपका क्या है? θ2, और ये पूरा आपका कोण क्या है? θ1। तो ये कोण क्या हो जाएगा? θ2 माइनस θ1। और इसे लिखना है तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना? डेल्टा थीटा। बात समझ में आ रहा है ना? तो आप थोड़ा इसके बारे में लिखते हैं कि माना कोई कण डेल्टा टी समय में डेल्टा एस चाप के बराबर या दूरी के बराबर चाप तय करता है तथा इतने समय में, इस समय अंतराल में केंद्र पर अंतरित कोण कितना है? डेल्टा थीटा। तथा इस समयांतराल डेल्टा टी में केंद्र पर अंतरित कोण, और किसके द्वारा? त्रिज्य सदिश के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण लिखना है तो आप लिख दो। तथा इस समयांतराल डेल्टा टी में त्रिज्य सदिश द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना मान लेते हैं? डेल्टा थीटा। तो क्या आप एक फार्मूला जानते हो क्या? चूंकि चाप बराबर या कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, आप ऐसे लिख दो। जानते हो फार्मूला? अरे आप बेसिक मैथ में भी कियो, बेसिक फिजिक्स में आपका बेसिक मैथ चला, वहां पर ये सब आप पूरा कियो। वहां पर दो मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, पूरक राशियां, 3 प्रकार की राशियां थी। तो मूल राशियां 7 होती थी, व्युत्पन्न राशियां करोड़ों होती थी, बहुत सारी व्युत्पन्न राशियां, लेकिन जो पूरक राशियां कंप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं वो 2 होती थी। एक कोण का मात्रक कोण और एक आपका घन कोण। तो जो कोण का मात्रक होता था वो क्या होता था? अंश। और घन कोण का मात्रक क्या होता था? घन कोण का मात्रक क्या होता था? अरे रेडियन और अंश, ये तो आपका कोण का मात्रक है, इसमें स्टे लगा दो, स्टे रेडियन, वो आपका घन कोण का मात्रक होता है। तो वहां पर आपने देखा कोण बराबर क्या? चाप बटे त्रिज्या। और घन कोण बराबर वहां पर आपने क्या देखा था? क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे रेडियस का स्क्वायर। बात समझ। तो आप ये फार्मूला वहीं पर पा चुके हो, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या का। तो चाप बटे कितना जाएगा? त्रिज्या। लिख सकते हो ये चीज। तो कोण कितना बनाया है? हम डेल्टा टी समय अंतराल में बात करते हैं। डेल्टा टी समय अंतराल यानी इस समय अंतराल में, इस समय अंतराल में जो कोण बना उस कोण को हम डेल्टा थीटा बोले हैं। और कितना चाप तय किया इस समय अंतराल में? डेल्टा एस के बराबर। और त्रिज्या तो साहब मान लेते हैं आपका त्रिज्या आर है, तो त्रिज्या कितना रहेगा? आप ये भी लिख सकते हो, डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस अपान कितना? आर। फार्मूला याद रखना, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से। तो ये कोण क्या है? ये आपका कोणीय विस्थापन। यहाँ पर हम इसी सीधा कोण नहीं बोल सकते, ये आपका कोणीय विस्थापन यहाँ पर बोल रहे हैं। जब कोई कण चलेगा तो कितना कोण बनाया, वो आपका कोणीय विस्थापन हो गया। उस समय अंतराल में चाप कितना तय किया, वो आपका ये चाप हुआ। और इसे हम केवल चाप ना बोल सकते हैं, ये आपका क्या है? कोणीय विस्थापन है। क्या है? कोणीय विस्थापन है तो एक प्रकार का कोणीय, लेकिन जब हम सर्कुलर मोशन का बात करेंगे तो इसे केवल कोण ना बोल के हम क्या बोलेंगे? कोणीय विस्थापन। और ये आपका जो चाप है इसे केवल चाप नहीं बोलेंगे, ये आपका क्या है? रेखीय विस्थापन। सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा विस्थापन है? रेखीय विस्थापन। बात समझ आ रहा है ना? ये क्या है आपका? रेखीय विस्थापन। और बाकी आर तो आप समझ रहे हो, ये आपका क्या है? त्रिज्या। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब बताओ, अगर आपको हम बोल दिए, या पहले आप इसका मात्रक भी देख लो, इसका मात्रक क्या होता है? अरे कोण है तो कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। क्या होता है? रेडियन। या हम लोग इसे अंश या डिग्री भी आप बोलते हो, बोलो। फिर कोण का और मात्रक होता है, मिनट भी होता है, सेकंड में होता है। 1 मिनट में 60 सेकंड और 1 डिग्री में 60 मिनट। अरे क्यों ना, 1 मिनट में आपका 60 सेकंड होता है और 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। और आपने डिग्री और रेडियन के बीच में भी रिलेशन देखा है। डिग्री को जैसे मान लो अगर थीटा डिग्री है, इसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करते हो? पाई बटे 180 का गुणा कर देते हो। और रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप 180 बटे पाई का। जैसे अगर आपको कोई बोला पाई बाई 3 रेडियन,
ये कोण का ही मात्रक है, इसका आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बटे आप पाई का क्या करोगे, गुणा करो। पाई से पाई कैंसिल, ये कितना हो गया 60 है। तो पाई बाई 3 आपको पता है जब बटे 3 होता है 60 है, जब बटे 6 होता है तो 300। ख्याल है कि नहीं ख्याल है? तो आपने डिग्री और रेडियन को एक दूसरे में कन्वर्ट करना भी पहले से ही सीख चुका है। तो सेम वो जो कोण है बस वहां पर उसी कोण का काम सब कुछ यहाँ पर है, बस ये क्या है, कोणीय विस्थापन, इसका हम नाम दे रहे हैं। बात समझ में आ रहा है ना? इसका मात्रक क्या आ जाएगा, रेडियन, या हम बोलने की डिग्री, बोलने के लिए आप मिनट और सेकंड सब कुछ बोल सकते हो। फिर ये कैसी राशि है, ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि। अगर ये सदिश राशि है तो इसकी क्या होगी, दिशा होगी। सभी सदिश राशियों का दिशा होता नहीं होता है, और इसका दिशा कैसे निकालते हैं, दाएं हाथ के हथेली के नियम से। और दाएं हाथ के हथेली का नियम आप तो कितनी बार बोल चुके हो। क्या करना है, कण जिस दिशा में गति कर रहा है उसी दिशा में अपने दाएं हाथ की हथेली को घुमाओ, तो जो अंगूठा का डायरेक्शन होगा वह त्रिज्यीय सदिश को निरूपित कर दे, सॉरी कोणीय विस्थापन की दिशा को बता देगा। और ये कैसा सदिश है, आप बोल सकते हो ये अक्षीय सदिश है। कैसा सदिश है, क्यों अक्षीय सदिश है, क्योंकि अक्षीय सदिश ऐसा सदिश होता है जिसका दिशा सदैव एक अक्ष पे स्थित होता है। तो मान लो अगर कोई कण आपका इस तरीके से गति कर रहा है तो आप इस तरीके से अपने हाथ को घुमाओ, अंगूठा किधर आया, ऊपर की तरफ आया, तो अंगूठा क्या हो गया, कोणीय विस्थापन का दिशा हो गया। इसका दिशा निकालने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, दिशा निकालने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, अगर ये सदिश है तो इसका दिशा निकालने के लिए हम लोग दाएं हाथ के हथेली के नियम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, दाएं हाथ के हथेली का नियम। और इस नियम का प्रयोग करने का मतलब समझ रहे हो ना, कण जिस दिशा में गति करेगा आप उस दिशा में अपने दाएं हाथ की हथेली को घुमाओ, जो अंगूठा होगा वह इसके डायरेक्शन को बता देगा। अगर कण आपका वामावर्त गति कर रहा है, आपको पता नहीं ये वामावर्त होता है, और जब कण ऐसे गति करेगा तो ये दक्षिणावर्त होता है। तो मान लो अगर कण आपका इस तरीके से गति कर रहा है यानी वामावर्त, तो आप क्या करोगे, अपने हाथ को गति करने की दिशा में घुमाओगे, अंगूठा किधर आया, इस बोर्ड के लंबवत बाहर की तरफ आया। इसका जो इस कण के लिए जो कण इस प्रकार गति कर रहा है उस कण के लिए जो कोणीय विस्थापन होगा उसका डायरेक्शन इस तरीके से होगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो कण चाहे यहाँ पर पहुंचे, कण चाहे यहाँ पर पहुंचे, कण चाहे यहाँ पर पहुंचे, चाहे कण किसी भी प्रकार गति कर रहा हो, हर समय पर क्या उसका डायरेक्शन इसी मार्कर की लाइन में होगा कि नहीं लाइन में होगा, बोलो क्यों? तो इस प्रकार देखो हर टाइम पे किसी भी टाइम पर इसका डायरेक्शन इसी अक्ष पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, अक्षीय सदिश। और अगर कण इस तरीके से गति कर रहा है तो अपने हाथ को, दाएं हाथ के हथेली को आप दक्षिणावर्त के डायरेक्शन हुआ, तो अंगूठा किधर जाएगा, अंदर की तरफ, यानी बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की तरफ जाएगा। तो इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, अंदर की तरफ। तो बात समझ में आ रहा है ना? अरे जब कण इस तरीके से दक्षिणावर्त गति कर रहा है ना, तो आप अपने हाथ को इसी तरीके से घुमाओगे तो अंगूठा किधर जाएगा, अंदर ही तो जाएगा। तो इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, अंदर के तरफ। तो क्या आपको ये कोणीय विस्थापन समझ में आया ना? क्या होता है कोणीय विस्थापन, कण द्वारा किसी समय अंतराल में उसके त्रिज्यीय सदिश द्वारा केंद्र पर जो बनाया गया, अंतरित किया गया कोण होता है, उसी कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, कोणीय विस्थापन। कोई दिक्कत? कोणीय विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसकी दिशा कैसे निकालते हैं, दाएं हाथ के हथेली के नियम से निकालते हैं। दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या बोलता है, जिस दिशा में कण गति कर रहा है उस दिशा में अपने दाएं हाथ की हथेली को घुमाओ, जो अंगूठा का डायरेक्शन होगा वही क्या बता देगा, इसकी दिशा को बताएगा। ये नॉर्मल वेक्टर है कि अक्षीय सदिश है, ये एक प्रकार का अक्षीय सदिश। अक्षीय सदिश क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी दिशा सदैव एक अक्ष पे स्थित होती है। बात समझ में आ रहा है ना? और आप ये भी फार्मूला याद रखना, डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस अपान डेल्टा आर, जहां डेल्टा थीटा क्या है, कोणीय विस्थापन, डेल्टा थीटा क्या है, कोणीय विस्थापन, डेल्टा एस क्या है, रेखीय विस्थापन ना। रेखीय विस्थापन का मतलब उस समय अंतराल में कण जितना चाप के बराबर दूरी तय किया, वो जो दूरी होगा उसी दूरी को हम क्या बोलते हैं, रेखीय विस्थापन। और आर तो आपको पता ही है, आपका क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो चलो फिर अब हम लोग बात करते हैं कोणीय वेग और रेखीय वेग का। तो पहले रेखीय वेग का बात कर लो, फिर कोणीय वेग का बात कर लो। आप ये आपका दूसरा हेडिंग रहा होगा ना, आप तीसरा हेडिंग लगाओ, रेखीय वेग। आप लिखो हेडिंग तीसरा, थर्ड, रेखीय वेग। लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, इसको हम लोग बोल सकते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है,
अब आपको पता ही है, अभी इसके जस्ट कल हमने लास्ट में इसको बहुत अच्छे से समझाया है आपका रेखी वेग और कोणीय वेग। तो क्या होता है रेखी वेग? तो माना कोई कण आपका क्या कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है, ठीक है। तो किसी समय अंतराल में कुछ चाप के बराबर दूरी तय करेगा। मान लो किसी टाइम पर वो t बराबर 0 पर यहाँ पर है और t बराबर t1 पर वो यहाँ पहुंचा, ठीक। और t बराबर मान लेते हैं t2 पर वो यहाँ पहुंचा। तो क्या इस t1 से t2 समय अंतराल, यानी इस समय अंतराल को हम डेल्टा t बोल सकते कि नहीं बोल सकते हैं? हाँ, यहाँ पर t2 लिख लो। तो यहाँ पर मान लो t बराबर t1 टाइम है, जैसे मान लो यहाँ पर 1 सेकंड है, यहाँ पर 2 सेकंड है, 3 सेकंड है, कुछ है। तो इस समय अंतराल को हम डेल्टा t से निरूपित करते हैं। तो क्या इस समय अंतराल में कण आपका कुछ दूरी तय करेगा? अरे चाप के बराबर कुछ दूरी को तय करेगा ना, इस दूरी को हम लोग क्या बोल देते हैं, डेल्टा s। तो ये चाप के बराबर जो दूरी तय करने का उसका रेट है, जो दर है, उसी दर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय वेग। बात समझ आ रहा है ना? किस दर से इस चाप को तय करना। हो सकता है कि बहुत कम समय में बहुत ज्यादा चाप के बराबर दूरी तय कर ले, और ये भी हो सकता है बहुत ज्यादा समय में बहुत कम चाप के बराबर दूरी तय करे। अगर बहुत कम समय में बहुत ज्यादा चाप के बराबर दूरी तय कर रहा है, इसका मतलब उसका चाप तय करने का जो रेट है वो बहुत ज्यादा है, और चाप तय करने का जो दर होता है, रेट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय वेग। यानी बोलेंगे उसका रेखीय वेग बहुत ज्यादा है। बात समझ में आ रहा है ना? और अगर बहुत ज्यादा समय में बहुत कम ही चाप के बराबर दूरी तय कर पाया, इसका मतलब चाप तय करने का जो उसका दर है वो बहुत कम है, और चाप तय करने का जो दर होता है उसी को हम बोलते हैं रेखीय वेग। यानी उसका रेखीय वेग क्या है, बहुत कम है। तो रेखीय वेग होता क्या है? रेखीय वेग क्या होता है? कण, जब कोई कण वृत्ताकार गति करता है तो वृत्ताकार वृत्तीय पथ पर चाप के बराबर दूरी तय करने में जो लगा समय दर होता है, उसी समय दर को हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय वेग। सीधा आप बोल सकते हो चाप तय करने के समय दर को रेखीय वेग कहते हो। किस दर से चाप के बराबर दूरी तय कर रहा है, क्योंकि चाल वेग यही होता है, दूरी तय करने के समय दर को आप चाल या वेग कहते हो। तो यहाँ पर कौन सा दूरी को सोचना है आपको? सिंपल, अभी जब कण एक स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा था आप ये दूरी को लेते थे, जब कण मोशन अंडर ग्रेविटी किया तो आपने हाइट को बराबर दूरी तय किया, इस दूरी को आपने लिया। तो यहां पर कौन सी दूरी को लेना है, ये चाप के बराबर दूरी को। अरे आप ये चाप को अगर यहाँ पर कट करके निकालोगे, जैसे मान लो आपने यहाँ से अगर एक ये रस्सी है और इस तरीके से आप यहाँ से कट करके निकालोगे तो ये तान दोगे तो ये दूरी की आएगा तो नहीं आएगा, उसकी लंबाई आप माप सकते हो कि नहीं माप सकते हो? बात समझ आ रहा है ना? तो ये चाप किस दर से तय कर रहा है वही आपका क्या कहलाता है, रेखीय वेग। तो सबसे पहले आप ये लिख लो, जब कोई कण वृत्तीय गति करता है तो चाप के संगत दूरी तय करने के समय दर को, चाप के संगत दूरी समझ रहे हो ना? अरे बात इसका बिल्कुल नॉर्मल सा मतलब है कि ये कितना चाप तय किया, उस चाप के बराबर कितनी दूरी आएगी। अरे आप उसको कट करके देखोगे तो दूरी ही तो आएगा, नहीं आएगा? तो वही जो दूरी है उसी दूरी को बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सीधा चाप तय करने के समय दर को करना अच्छा कम लग रहा है, इसलिए चाप के संगत दूरी बोल दे रहे हैं कि ये जो चाप होगा ये कितनी दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये कितनी दूरी के बराबर होगा, इसका लंबाई कितना होगा, उस लेंथ को हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं। तो जब कोई कण वृत्तीय गति करता है तो चाप के संगत दूरी तय करने के समय दर को, दूरी तय करने के समय दर को क्या कहते हैं, रेखीय वेग कहते हैं। यानी जो रेखीय वेग होगा v, इसे हम सिंपली v से डिनोट करेंगे। तो जो रेखीय वेग होगा v, ये होगा क्या, डेल्टा s अपान डेल्टा t। तो ये एक प्रकार से आप इसे एवरेज भी बोल सकते हो। जब डेल्टा का बात आता है तो वहां पर एवरेज होता है ना। अब आपको पता है कि वेग दो प्रकार का होता है, एक औसत और एक ताक्षणिक। तो जब औसत का बात करना तो हम इसे सिंपली केवल v लिख दे हैं, और उस केस में क्या आ जाएगा, ds अपान dt। आप ऐसे भी इसे लिख सकते हो। और समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? अब क्या ये रेखीय वेग जो है आपका सदिश राशि है, कदिश राशि है? अरे नाम में ये वेग, तो वेग हुआ तो ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो अगर सदिश राशि है तो इसका कुछ न कुछ दिशा होगा। इसका फिर दिशा कैसे निकालोगे? जैसे मान लो कण चलते चलते यहां पर पहुंचा, तो मान लो किसी, अगर इस टाइम पर आपको दिशा निकालना है तो इस टाइम पर आप क्या करो, एक स्पर्श रेखा खींचो, तो ये स्पर्श रेखा का डायरेक्शन होगा। कण चलते चलते यहां पर पहुंचे तो यहां पर उसकी जो रेखीय वेग होगा उसका दिशा क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर आप एक स्पर्श रेखा खींचो तो जो स्पर्श रेखा की दिशा होगी वो इसकी क्या हो जाएगी,
रेखीय वेग की दिशा को बताएगी। मान लो कण यहाँ पर पहुंचा घूमते घूमते, फिर आप यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचो, ये उसका रेखीय वेग का दिशा हो जाएगा। बात समझ आ रहा है ना। तो रेखीय वेग का मतलब, और आपको पता है कि अगर आप किसी कण को पत्थर में बांधो, सॉरी किसी पत्थर को आप एक रस्सी से बांधो, कण को पत्थर में कैसे बांधो है ना, तो किसी पत्थर को अगर आप एक रस्सी से बांधो और रस्सी को हाथ में पकड़ो और पत्थर को घुमाओ, तो किसी टाइम पर अगर आप पत्थर को छोड़ दो, मान पत्थर यहाँ पर पहुंचा है, आप यहाँ पर घुमाते घुमाते पत्थर यहाँ पर पहुंचा, आप छोड़ दिए तो ऐसे करके स्पर्शता निकल जाएगा। पत्थर यहाँ पर पहुंचा तो आप छोड़ दिए तो ऐसे निकल जाएगा। तो जिस पॉइंट पर है उस पॉइंट पर स्पर्शता निकल गया। क्यों? क्योंकि अब वहां पर वो फिर वृत्ताकार गति से छूट गया, अब वो सीधी रेखा में गति करना स्टार्ट कर देगा, सर्र से वैसे निकल जाएगा। बात समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है? तो आप इसका डायरेक्शन लिख लो कि यह पहली बात कैसी राशि है, ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसका दिशा आप कैसे निकालते हो? दिशा क्या होता है, किसी क्षण पर जिस क्षण पर इसका दिशा निकालना है उस क्षण पर आप क्या करो, उस वृत्तीय पथ पर स्पर्श रेखा खींचो, तो जो स्पर्श रेखा की दिशा होगी वही उसका क्या हो जाएगा। तो किसी क्षण पर वृत्तीय पथ पर खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्तीय पथ पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा, वृत्तीय पथ पर खींची गई स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी वही क्या हो जाएगी, रेखीय वेग की दिशा हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है ना। अच्छा, अभी इसके पहले जब हमने बात किया था एक समान गति और असमान गति, तो एक समान गति में आपने क्या बोला था कि जब कोई कण किसी वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से चलता है तो कण के इस प्रकार की गति को एक समान वृत्तीय गति आपने बोला था। तो वहां पर चाल का मतलब, जो चाल बोले थे ना, इसी रेखीय वेग का वैल्यू था, क्योंकि जब दिशा बता दोगे तो फिर दिशा ये हो जाएगा। और वैल्यू का जब हम बात करेंगे, क्योंकि एक समान चाल, चाल क्या होता है, वेग का परिमाण ही तो होता है, जो वेग का परिमाण होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। तो जब बोलते हैं कि कण एक समान चाल से चला, इस बात का मतलब क्या है कि उसके रेखीय वेग का वैल्यू क्या हो गया, फिक्स हो गया। यानी अगर कण यहाँ पर, अगर हम बोले कि रेखीय वेग उसका 10 मीटर पर सेकंड है तो दिशा ये होगा और वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड होगा। यहाँ पर रेखीय वेग का दिशा ये होगा, लेकिन जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। तो रेखीय वेग का जो परिमाण है वही तो चाल है। तो यानी एक समान वृत्तीय गति में कण का केवल चाल एक समान नहीं होता है, आप ये भी बोल सकते हो कि रेखीय वेग का जो परिमाण होता है वो भी एक समान होता है। दिशा तो नहीं रोक फिक्स कर सकते, दिशा तो यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, हर पॉइंट पर उसका दिशा क्या होगा, बदलता जाएगा। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया बात ये? हाँ, परिमाण तो फिक्स रहता है लेकिन दिशा बदलता रहता है, यही बोले, क्या दिक्कत है इसमें? अच्छा, इसके पहले क्या बोले थे? कुछ नहीं बोले थे, हम यही बोले थे कि जब कण वृत्तीय गति करता है तो उसके जो रेखीय वेग होगा, रेखीय वेग का परिमाण फिक्स रहता है, और दिशा तो नहीं कर सकते, दिशा तो हर टाइम फिर बदलेगा। बस यही बोले थे और कुछ नहीं बोले थे। तो बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? अगर आपसे कोई पूछे कि एक समान वृत्ताकार गति में क्या एक समान रहता है, कण का चाल बिल्कुल एक समान रहेगा, रेखीय वेग एक समान रहेगा ना, रेखीय वेग एक समान नहीं रहेगा, रेखीय वेग का परिमाण एक समान रहेगा, क्योंकि रेखीय वेग परिमाण और दिशा दोनों से मिलकर बना हुआ है। तो दिशा तो हर समय पर बदलता रहेगा, लेकिन परिमाण रेखीय वेग का क्या हो जाएगा, एक समान हो जाएगा। और जो रेखीय वेग का परिमाण होता है उसी को तो हम चाल बोल देते हैं। बात समझ आ रहा है ना? ठीक है, अब आप हेडिंग डालो चौथा, कोणीय वेग। चौथा आप हेडिंग डालो कोणीय वेग। क्या होता है कोणीय वेग? जैसे कोई कण आपका अगर वृत्ताकार गति कर रहा है ना, मान लो कोई कण है आपका इस तरीके से, अगर वो वृत्ताकार गति कर रहा है, तो जब वो वृत्ताकार गति करेगा तो आपको पता है कि हर समय अंतराल में कुछ न कुछ उसका कोणीय विस्थापन होगा। अगर रुक गया तब तो कोणीय विस्थापन कुछ होगा ही नहीं, लेकिन अगर वो कण आपका लगातार लगातार चल रहा है तो कुछ न कुछ केंद्र पर कोण तो बनाएगा ही बनाएगा। बोलो, तो किस दर से कोण में परिवर्तन हो रहा है, और ये जो कोण बनाता है इसी कोण को हम लोग कोणीय विस्थापन बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? तो किस दर से कोणीय विस्थापन उसका हो रहा है, उसी को तो हम क्या बोलेंगे, कोणीय वेग। क्या बोलेंगे, कोणीय वेग। या आप एक प्रकार से बोल सकते हो, जब कोई कण वृत्ताकार गति करता है तो कोणीय विस्थापन के समय दर को हम लोग क्या कहते हैं, कोणीय वेग। बात समझ आ रहा है ना? किस दर से वो एंगल बदल रहा है वही उसका क्या कहलाएगा, कोणीय वेग। तो आप पहले लिख लो इसे, जब कोई कण
जब कोई कण किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है, किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है, तो कोणीय विस्थापन के समय दर को, कोणीय विस्थापन के समय दर को क्या बोलते हैं? कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग कहते हैं। और इसे हम लोग किससे दर्शाते हैं? ओमेगा से। किससे दर्शाते हैं? तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? कोणीय विस्थापन यानी डेल्टा थीटा का समय दर यानी डेल्टा टी। तो जब डेल्टा का बात करते हैं यानी हम एक प्रकार से एवरेज का बात कर दिए, और किसी हमें इंस्टेंटेनियस एंगुलर, इसे हम इंग्लिश में लिख लो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ना। तो ओमेगा बराबर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं डी थीटा अपान डी टी। बात समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है? तो किस रेट से उसका एंगल बदल रहा है, कोणीय विस्थापन हो रहा है, वही उस कण का क्या कहलाता है? कोणीय वेग। तो ये फिर कैसी राशि है? सदिश राशि है कि अदिश राशि है? ये भी कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, अब सदिश राशि है तो फिर दिशा भी इसका होगा, और इसका दिशा कैसे निकालते हैं? तो वही दाएं हाथ के हथेली के नियम से। कोणीय विस्थापन का जैसे आपने दिशा निकाला था, सेम वैसे कोणीय वेग का भी आप दिशा निकालोगे ना। तो जो कोणीय वेग का दिशा होता है उसे कैसे निकालते हैं? दाएं हाथ के हथेली के नियम से, नियम से यानी कण जिस दिशा में गति करेगा उस दिशा में अपने हाथ, दाहिने हाथ के हथेली को घुमाओ, जो अंगूठा होगा वही इसके डायरेक्शन को व्यक्त करेगा। बात समझ में आ रहा है ना? और अगर कण आपका दक्षिणावर्त चल रहा है तब, अगर कण दक्षिणावर्त चल रहा है, आप दक्षिणावर्ती दिशा में हाथ घुमाओगे, तो अगर दक्षिणावर्त दिशा में हाथ घुमाओगे तो अंगूठा किधर जाएगा? अंदर। तो उस समय जो कोणीय वेग होगा उसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा? अंदर के तरफ। बात समझ में आ रहा है ना? तो कोणीय वेग का दिशा आप वैसे ही निकालोगे जैसे आप कोणीय विस्थापन का दिशा निकालते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये भी, अगर कोणीय विस्थापन आपका अक्षीय सदिश था तो जो कोणीय वेग होगा ये भी आपका क्या होगा? अक्षीय सदिश ही होगा। तो आप लिखना है तो आप लिख सकते हो कि ये कैसा सदिश है? एक प्रकार का अक्षीय सदिश है। और अक्षीय सदिश होने का मतलब क्या है? इसका दिशा, इसकी जो डायरेक्शन होती है सदैव एक अक्ष पे स्थित होती है। बात समझ में आ रहा है ना? तो आपको ये कॉपी करना है, पहले आप ये कॉपी कर लो। तो अभी आपने देखा क्या कि जो कोणीय वेग का फार्मूला हुआ, आप इसे दो तरीके से लिखा, डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी, या आपने इसे डी थीटा अपान डी टी भी लिखे। और हुआ क्या कोणीय वेग? जब कोई कण कोई वृत्ताकार गति करता है, वृत्ताकार पथ पर गति करता है, तो त्रिज्य सदिश द्वारा, या सीधा बताओ, उसका कोणीय विस्थापन का जो समय दर होता है, यही आपका ना एंगल डेल्टा थीटा है, और इतने में जो समय लिया है इस समय अंतराल को हमने बोला है डेल्टा टी। तो कोणीय विस्थापन के समय दर को आपने क्या बोला? कोणीय वेग। अब इसमें एक चीज आपको चाहिए पढ़ना है, आवर्तकाल और आवृत्ति। आप आवर्तकाल और आवृत्ति तरंग के लिए पढ़ चुके हैं। तो जब कोई कण वृत्ताकार गति करता है तो उसके लिए आवर्तकाल क्या होता है? आवर्तकाल, आवर्तकाल को हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। ध्यान से देखो क्या होता है आवर्तकाल। आवर्तकाल का मतलब जब कोई कण सर्कुलर मोशन कर रहा है, वृत्ताकार गति कर रहा है, तो अपना एक साइकिल कंप्लीट करने में, यानी एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगाता है उसी समय को हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। यानी कोई कण अगर वृत्ताकार गति कर रहा है तो चलता 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 यहाँ पर पहुंच गया। तो जब वो यहाँ पर पहुंचा तो कितना टाइम लिया? एक पूरा चक्कर पूरा करने में, एक वृत्ताकार गति पूरा करने में, यानी परिधि के बराबर दूरी तय करने में। सीधा ऐसे बोल सकते हो, क्योंकि जब वो एक चक्कर चलेगा परिधि के बराबर दूरी तय कर लेगा। तो कोई भी कण जब वृत्ताकार गति करता है तो परिधि के बराबर दूरी तय करने में, या पूरा एक चक्कर तय करने में जो लगा समय होता है उसी समय को हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। बात समझ में आ रहा है? तो जब मान लो यहाँ से चलते 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 यहाँ पर पहुंचा तो केंद्र पर कितना कोण बना है? मान लो शुरू में यहाँ पर था, अभी कुछ कोण नहीं बनाया है। अब चलते चलते जब यहाँ पर पहुंचा तो देखो कुछ कोण बनाया होगा, यहाँ पर पहुंचा तो फिर अब इतना कोण बनाया होगा, यहाँ पर पहुंचा तो फिर इतना कोण बनाया होगा, यहाँ पर फिर पहुंचा तो क्या ये पूरा को कंप्लीट कर देगा? एक सर्कल में कितना कोण बनता है? 360 डिग्री। और 360 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं?
क्योंकि ये तो डिग्री में है, कोण को हम लोग अक्सर रेडियन में हम मापते हैं, तो रेडियन में इसे कितना बोलते हैं 2 पाई। 180 का मतलब पाई, तो 360 का मतलब 2 पाई। बात समझ में आ रहा है ना। तो आवर्तकाल इसे दर्शाते किससे है, टी से। तो ये क्या है, एक प्रकार का समय। आपने यहां से देखो, आप यहाँ पर पढ़े हो ना, ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी, तो क्या यहाँ से आप लिख सकते हो क्या, डेल्टा टी बराबर डेल्टा थीटा अपान ओमेगा, ऐसा लिख सकते हो। तो डेल्टा टी क्या है, समय अंतराल। तो यहाँ पर एक चक्कर पूरा करने में जो समय अंतराल होता है उसे कैपिटल टी से दर्शाते हैं, और डेल्टा थीटा क्या है, कोण ना, कितना, इस डेल्टा टी समय में जो केंद्र पर कोण बना है, इस कैपिटल टी समय में केंद्र पर पूरा 2 पाई के बराबर कोण बना है, तो यानी डेल्टा थीटा की जगह हम से 2 पाई रख सकते हैं, तो 2 पाई अपान ओमेगा। बात समझ आ रहा है ना। तो आवर्तकाल को आप इतना भी लिख सकते हो, 2 पाई अपान ओमेगा। तो पहले आप ये परिभाषा लिखो, तभी फार्मूला लिखना। तो परिभाषा आप लिखो कि जब कोई कण वृत्ताकार गति करता है, जब कोई कण वृत्ताकार गति करता है, वृत्ताकार गति करता है, तो कण द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्त काल कहलाता है। आवर्त काल कहलाता है। इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते बात समझ आ रहा है ना। आवर्तकाल क्या है, जब कोई कण वृत्ताकार गति करता है तो कण द्वारा एक चक्कर पूरा करने में, एक साइकिल पूरा कंप्लीट करने में जितना समय लगता है वही समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। तो आवर्तकाल, तो जब एक चक्कर के लिए, एक चक्कर पूरा करने पर जो आप डेल्टा टी लेते हो, इसे हम कैपिटल टी के बराबर कैपिटल टी से दर्शाते हैं, और यहाँ पर इतने समय अंतराल में जो आपका कोणीय विस्थापन होगा पूरा 2 पाई के बराबर हो चुका होगा, तो ये डेल्टा थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई। तो आपको फार्मूला पता है क्या, क्योंकि ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी, तो यहां से हम लिख सकते हैं डेल्टा टी बराबर डेल्टा थीटा अपान ओमेगा। तो दिस इंप्लाइज डेल्टा टी बराबर, सॉरी डेल्टा टी को हम लोग अब यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, कैपिटल टी, डेल्टा थीटा को हम लोग क्या लिख रहे हैं, 2 पाई अपान ओमेगा। तो ये फार्मूला भी आप बोल सकते हो आवर्तकाल के लिए, ठीक है। स्टार लगा दे रहे, डबल स्टार, उतना ज्यादा, जब तक 3 स्टार नहीं लगेगा तब तक ठीक है। तो बात समझ आ रहा है ना, डबल स्टार लगाए, कीमती एक नहीं है, थोड़ा कीमती बहुत है, डबल स्टार लग गया, कम कीमती नहीं है, लेकिन ट्रिपल लगेगा अलग बता है, तो अभी ट्रिपल नहीं लगा, ठीक है। चलो, तो आवर्तकाल का मतलब समझ में आ रहा है ना, जब कोई कण वृत्ताकार गति करेगा तो एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगा वही समय क्या कहलाएगा, उसका आवर्तकाल। आगे चले, अब एक हेडिंग इसमें आप लगाना, आवृत्ति। क्या, आवृत्ति, आवृत्ति, इसे हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। कहीं कहीं से कोणीय आवृत्ति बोला जाता है। कौन सा आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति, ठीक है। तो आवृत्ति क्या होता है, एक चक्कर लगाने में जो समय है वो समय आवर्तकाल कहलाएगा। एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगेगा उसे हम क्या बोलेंगे, आवर्तकाल। लेकिन एक सेकंड में कितना चक्कर लग रहा है वो उसका आवृत्ति कहलाता है। जब कोई कण वृत्ताकार गति करेगा तो एक सेकंड में वो कितना सर्कल अपना कंप्लीट किया, कितना चक्कर पूरा किया, उस चक्करों की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, आवृत्ति। तो आवृत्ति का मतलब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर यूनिट टाइम या पर यूनिट सेकेंड। बात समझ आ रहा है ना। एक सेकंड में, एकांक समय में, एक सेकंड में कितना साइकिल अपना कंप्लीट किया, कितना चक्कर अपना पूरा किया, उस चक्करों की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आप पहले लिख लो, जब कोई कण वृत्ताकार गति करता है, जब कोई कण वृत्ताकार गति करता है तो
कण द्वारा 1 सेकेंड में, और हम लिख सकते हैं एकांक समय, एकांक समय में लगाए गए चक्करों की संख्या, लगाए गए या पूरा किए गए, आप ऐसे भी समझ सकते हो ना, पूरा किए गए चक्करों की संख्या को, चक्करों की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। ठीक है। और ये जो इसे हम इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, कहीं कहीं स्मॉल एन से, कहीं कहीं एफ से, फ्रीक्वेंसी है ना, अरे इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहीं कहीं आपको एफ से प्रदर्शित किया जाता है, हम यहाँ पर एन से प्रदर्शित करें, चाहे आप एन एफ लिख सकते हो। इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ रहा है? यानी ये जो आवृत्ति है और आवर्तकाल है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है ना, मिक्सअप हो जाता है, दोनों एक जैसा है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आवर्तकाल समय है, आवर्तकाल क्या है, समय। कैसा समय? एक चक्कर पूरा करने में लगा समय है। और आवृत्ति क्या है, 1 सेकंड में कितना चक्कर लग रहा है। जैसे हो सकता है कि कोई कण इतना तेज गति कर रहा है, इतना तेज गति कर रहा है कि वह 1 सेकंड में 10-15 चक्कर अपना कंप्लीट कर लिया। 1 सेकंड में कितना चक्कर, मान लो 10 साइकिल अपना कंप्लीट किया, तो उसकी आवृत्ति कितनी हो गई, 10। 1 सेकंड में कितना चक्कर पूरा किया, वही तो आवृत्ति कहलाता है ना। तो अगर 1 सेकंड में 50 चक्कर पूरा किया तो उसकी आवृत्ति 50 हो गई। लेकिन आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल क्या है, 1 चक्कर पूरा करने में लगा समय। अब ध्यान से देखना, हमको आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध देखना है। अगर हमने बोला कि 1 सेकंड में 50 चक्कर पूरा किया, कितना चक्कर पूरा किया, तो 1 चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा, 1/50, क्योंकि एक ही सेकंड, ध्यान सुनना, एक ही सेकंड में 50 चक्कर पूरा कर चुका है। बात समझ में आ रहा है ना, एक ही सेकंड में 50 चक्कर पूरा किया होगा, तो केवल 1 चक्कर पूरा करने में 1 सेकंड पूरा 50 चक्कर पूरा किया है, तो 1 चक्कर पूरा करने में 1 ही सेकंड से बहुत कम टाइम लगेगा। और कितना, 1 सेकंड को आप 50 भाग में बांट दो, तो 1 सेकंड को जब 50 भाग बांटोगे तो 1/50 ही सेकंड आएगा। तो हर 1/50वें सेकंड में 1 चक्कर पूरा किया होगा, दूसरे 50वें सेकंड में अगला चक्कर पूरा किया होगा, और अगले तीसरे 50वें सेकंड में वो अगला चक्कर पूरा किया होगा। ऐसे लास्ट वाले 50वें सेकंड में वो आप, मतलब 1 सेकंड का जो 50वां भाग होगा उसमें वो अपना लास्ट चक्कर पूरा किया होगा। तो बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? तो यानी अगर हम बात करें 1 चक्कर पूरा करने में कितना समय लगा, 1 चक्कर पूरा करने में क्या 1/50 सेकंड लगा कि नहीं लगा, तो ये 50 क्या है, आवृत्ति। और 1 चक्कर को पूरा करने में जो समय लगता है ये क्या है, आवर्तकाल। तो क्या आप देख रहे हो, जो आवर्तकाल है वो आवृत्ति का उल्टा यानी टी, ये 1/n के बराबर है। देखो बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर अगर थोड़ा आपको कम समझ में आया तो आप थोड़ा ऐसा नंबर लेते हैं, जैसे मान लो, ध्यान समझना, कोई एक कण है, वह 1 चक्कर पूरा करने में 2 सेकंड लिया। 1 चक्कर को पूरा करने में कितना समय लिया, 2 सेकंड। तो यानी 1 चक्कर पूरा करने में कितना समय लिया, 2 सेकंड लिया। 1 चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उस समय को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। 1 चक्कर को पूरा करने में जितना समय लेता है उस समय को हम लोग आवर्तकाल बोलते हैं। तो उसका आवर्तकाल कितना हुआ, ये उसका आवर्तकाल हुआ 2 सेकंड। उस कण का आवर्तकाल कितना है, 2 सेकंड। तो अगर 1 चक्कर पूरा करने में 2 सेकंड लिया तो 1 सेकंड में वो अपना कितना साइकिल पूरा करेगा, कितना चक्कर पूरा करेगा, आधे चक्कर पूरा कर पाएगा। सोचो, अरे भैया 1 चक्कर पूरा करने में वो 2 सेकंड लिया है ना, यानी 2 सेकंड में वो जाके पूरा चक्कर पूरा कर रहा है। तो 1 सेकंड में आधे चक्कर पूरा किया होगा, तो 1 सेकंड में कितना चक्कर पूरा किया वही तो आवृत्ति कहलाता है। तो यानी उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, 1/2। तो क्या, बस देखो ये जो आवर्तकाल था वही बटे में लिख दिए कि नहीं लिख दिए, यानी जो आवृत्ति होती है वह आवर्तकाल का क्या होता है, उल्टा होता है। तो आप इसी परिभाषा को ऐसे लिख सकते हो कि जब कोई कण वृत्ताकार गति करती है तो उसकी आवृत्ति उसके आवर्तकाल के व्युत्क्रम के बराबर होती है। बात समझ में आ रहा है ना? तो हम डायरेक्ट इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे, क्या, जो आवृत्ति n होगा वह 1/t के क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा मात्रक बताओ, ये जो आवर्तकाल है, आवर्तकाल का मात्रक क्या होगा, आवर्तकाल एक प्रकार का समय है। आवर्तकाल क्या है, समय ही तो है, बस 1 चक्कर पूरा करने में लगा समय है। तो आवर्तकाल का जो मात्रक है, समय का ही जो मात्रक होगा वही आवर्तकाल का मात्रक होगा। तो समय का मात्रक होता है सेकंड, तो आवर्तकाल का ही मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड।
लेकिन जो आवृत्ति है इसका मात्रक देखो ये 1/t है, यानी इसका जो मात्रक हो जाएगा हम वो क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, सेकंड का पावर -1 क्योंकि 1/सेकेंड और सेकेंड ऊपर जाएगा सेकंड, या इसका एक दूसरा मात्रक है क्या हर्ट्ज, क्या हर्ट्ज, इसे हिंदी में ऐसे लिखते हैं हर्ट्ज। हाँ समझ आ रहा है ना। आवर्तकाल का सॉरी आवृत्ति का आप ये दोनों मात्रक याद रखना। तो आप ये फार्मूला भी याद रखो, अगर n बराबर 1/t तो हम यहां से क्या t बराबर 1/n भी तो लिख सकते हैं, ये उसका उल्टा तो वह उसका उल्टा। तो ये जो फार्मूला आपने देखा t बराबर 2π/ω, तो हम इस फार्मूले को क्या पहले हम ही मिटा देते हैं, ठीक है। अब बताओ, तो चूंकि आपको ये पता है क्या t बराबर 2π/ω, या यहां से हम लिख सकते हैं क्या ओमेगा बराबर 2π/t। अरे ओमेगा इधर चला जाएगा, t इधर चला जाएगा। बोलो, अगर ओमेगा को हमने ऊपर लिखा तो t नीचे चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो हम ओमेगा बराबर 2π/t लिख सकते हैं। और आपको पता है कि जो t होता है वह क्या होता है 1/t को, चलो ऐसे रहने दो, 1/t को आप क्या लिखते हो n, हम इसे ऐसे लिख दे क्या आपके सरलता के लिए 2π × 1/t, 2π × 1/t लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, 2πt हर में हो जाए। और आपको पता है कि 1/t को हम क्या लिख सकते हैं n, तो यानी यहां से एक फार्मूला और आपको मिला ओमेगा बराबर 2πn। बात समझ आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि आप यहां पर रीजन लिख देना, चूंकि 1/t एक इसके बराबर होता है n के बराबर होता है। तो अभी आपने 3-4 फार्मूले यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। ओमेगा बराबर एक फार्मूला सबसे पहले आपका क्या था डेल्टा थीटा अपान डेल्टा, और अगर आवर्तकाल के टर्म लिखना होगा तो 2π/T लिख सकते हैं। बोलो, आवर्तकाल के टर्म यानी पूरे एक चक्कर के लिए एंगल आपका 2π के बराबर हो जाता है, और एक चक्कर में जो समय लगता है वो आपका T हो जाता है। और 1/t को हम n लिखते हैं, यानी यही क्या हो जाएगा 2πn। तो ओमेगा बराबर आप इतना लिख सकते हैं। ओमेगा क्या है कोणीय वेग, ओमेगा क्या है कोणीय वेग, t क्या है आवर्त काल, n क्या है आवृत्ति, क्या है आवृत्ति। दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। अब देखो कभी कभी आपको एक वर्ड मिलता है आरपीएम, आरपीएम का मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट, क्योंकि आवृत्ति क्या है रिवोल्यूशन पर सेकेंड। अरे एक सेकंड में कितना रिवोल्यूशन हुआ, कितना चक्कर लगा, वही तो आवृत्ति है। आवृत्ति का परिभाषा देखो, एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या, जो चक्कर जितनी है उसे हम बोलते हैं रिवोल्यूशन। क्या बोलते हैं रिवोल्यूशन। जैसे एक सेकंड में 2 चक्कर हुआ तो यानी एक सेकंड में 2 रिवोल्यूशन किया। बात समझ में आ रहा है ना, यानी हम इसे क्या लिखेंगे 2 RPS, 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड यानी हर सेकंड 2 चक्कर हो रहा है। अगर अरे यही तो आवृत्ति है। बोलो, आवृत्ति का मतलब क्या है, हर सेकंड कितना चक्कर कंप्लीट कर रहा है वही तो आवृत्ति है। हर सेकंड मतलब पर सेकंड जो अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, रिवोल्यूशन मतलब चक्करों की संख्या ना, तो हर सेकंड अगर 2 रिवोल्यूशन पूरा किया तो वो उसका आवृत्ति 2 हो जाएगा। आप इसे क्या लिखेंगे 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड यानी 2 RPS। लेकिन अगर आपको कभी ऐसा बोल दिया कि 2 RPM, तब इस बात का मतलब क्या है 2 रिवोल्यूशन पर मिनट। बात समझ में आ रहा है, 2 चक्कर पर मिनट माने 1 मिनट में 2 चक्कर पूरा किया है, तो यही आवृत्ति हो जाएगा क्या ना। आवृत्ति के लिए पर सेकंड देखना है, 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या आवृत्ति होती है। तो यहां पर ये तो 1 मिनट में लगाए गए चक्करों की संख्या दी है। तो अगर किसी कण के लिए बोला है कि कोई कण 2 RPM के हिसाब से चल रहा है, 2 RPM यानी उसका पर मिनट, यानी 1 मिनट में कितना चक्कर है 2 रिवोल्यूशन है। इस बात का मतलब समझ आया नहीं समझ में आया। 2 RPM का मतलब 2 रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी पर मिनट यानी 1 मिनट में उसका कितना रिवोल्यूशन है 2 रिवोल्यूशन का मतलब चक्करों की संख्या। जबकि हमको अगर आवृत्ति लिखना होगा तो आवृत्ति का मतलब क्या होता है 1 सेकंड में कितना रिवोल्यूशन किया। तो अगर 1 मिनट में इतना, 1 मिनट को क्या हम 60 सेकंड लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। तो 60 सेकंड में 2 रिवोल्यूशन हुआ, हम 1 सेकंड का लिखना है, 1 सेकंड में क्या 2/60 हुआ। अगर 60 सेकंड में 2 रिवोल्यूशन तो 1 सेकंड में 2/60 यानी 1/30 रिवोल्यूशन पर सेकंड। यानी और जो RPS होता है यानी रिवोल्यूशन पर सेकंड होता है, वो आपका होता है क्या आवृत्ति। तो कभी अगर क्वेश्चन में RPM दे दिया है
तो यानी आपको n दिया है, लेकिन बस वो जो पर मिनट है उसे आप पर सेकंड बदल लेना। बात समझ में आ रहा है ना? तो और जैसे आप उसको पर सेकंड बदले तो वही आपका होता है आवृत्ति। तो अगर आपको कभी ये देगा कि कोई कण 1 मिनट में 2 चक्कर पूरा कर रहा है, इस बात का मतलब उसका आवृत्ति 2 हुआ ना, वो 1 मिनट में 2 चक्कर पूरा कर रहा है। जो आवृत्ति होता है वो 1 सेकंड में कितना चक्कर पूरा करता है वो आवृत्ति होता है। आवृत्ति क्या होता है? 1 सेकंड में जितना चक्कर पूरा करता है वो आवृत्ति होता है। 1 मिनट में अगर कितना चक्कर पूरा करता है पहले आप कन्वर्ट करके 1 सेकंड का निकाल लो। बात समझ आ रहा है? और जैसे अगर आपको n मिला तो आप तो ओमेगा बता ही सकते हो। ठीक है, तो आपको ये जो भी कुछ कॉपी करना है तो आप कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब आप हेडिंग डालो, अगला आपका जो टॉपिक होगा कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध। कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन, ऐसे BW लिख दे, BW का मतलब बिटवीन यानी बीच में, किसके किसके बीच में? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, ध्यान से देखो, जैसे मान लो कि कोई आपका एक कण है, वह वृत्ताकार गति कर रहा है। ठीक है, किसी समय अंतराल डेल्टा टी में, मान लो यहां से यहां तक जो समय अंतराल आया है, इस समय अंतराल को हम बोलते हैं डेल्टा टी। इस समय अंतराल में वह कितना कोणीय विस्थापन करता है? डेल्टा थीटा। मान लिए कि कोई कण डेल्टा टी समय अंतराल में केंद्र पर कितना कोण अंतरित किया? डेल्टा थीटा कोण अंतरित किया। तो अगर जब, इस बात का मतलब क्या है कि कण चल रहा है या कण रुका हुआ है? बताओ, इस बात का मतलब क्या हुआ? कण चल रहा है या कण रुका हुआ है? ऐसी सीधी सी बात है, अगर कुछ समय में वो कुछ एंगल बनाए मतलब चला ही होगा तभी तो कुछ एंगल बनाया होगा। अगर रुका होता तो समय तो बीतता जाता, लेकिन एंगल कितना बनता? 0। तो अगर वो चला है तो कुछ न कुछ चाप भी तय किया होगा। मान लेते हैं कितना चाप तय करता है? डेल्टा एस चाप के बराबर वो दूरी तय करता है। ये डेल्टा एस दूरी के बराबर वो चाप को तय करता है। बात समझ में आ रहा है? अगर आपको पता चला कि कण डेल्टा टी समय में केंद्र पर डेल्टा थीटा कोण विस्थापन हुआ, यानी केंद्र पर डेल्टा थीटा कोण अंतरित किया, या इतने समय में डेल्टा थीटा कोण से विस्थापित हुआ तथा डेल्टा एस चाप के बराबर दूरी तय किया, तो क्या उसका रेखीय वेग और कोणीय वेग बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? अरे कोणीय वेग क्या होता है? चूंकि आपको पता है कोणीय वेग ओमेगा होता है डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी, और जो रेखीय वेग होता है, रेखीय वेग को आप भी से दर्शाते हो। रेखीय वेग क्या होता है? डेल्टा एस अपान डेल्टा टी। बोलो हाँ। एक काम करो, मान लो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, हम ये नहीं लिख रहे हैं, आप इतना लिख लेना। माना कोई कण डेल्टा टी समय अंतराल में डेल्टा टी कोण से विस्थापित हुआ तथा डेल्टा टी समय अंतराल में डेल्टा एस दूरी के बराबर चाप तय करता है। बात समझ में आ रहा है? तो उसके लिए ओमेगा यानी कोणीय वेग होता है डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी, और रेखीय वेग डेल्टा एस अपान डेल्टा टी। एक काम करो, आप समीकरण 1 में भाग दे दो समीकरण 2 का, क्योंकि हमको ओमेगा और भी में रिलेशन चाहिए। रिलेशन का मतलब क्या होता है? आपने क्लास 10 में पढ़ा है, यक्स और वाई में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए ताकि ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ हो। ऐसा क्वेश्चन करियो कि नहीं कियो? खूब कियो। तो वहां पर एक्स और वाई में जब संबंध का मतलब क्या, एक ऐसा समीकरण बना दो जिसमें यक्स भी रहे जिसमें वाई भी रहे, ये तो होता है रिलेशन। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देते हैं। तो ओमेगा अपान भी, इधर क्या हुआ? डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी, इसमें भी भाग देना है डेल्टा एस अपान डेल्टा टी। कैंसिल हुआ, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं? ओमेगा अपान भी बराबर डेल्टा थीटा अपान डेल्टा एस। बोलो, अभी आपने कल यानी अभी इसके पहले वाले, आप कुछ टाइम पहले जब आप पढ़ा था कोणीय विस्थापन, जब कोणीय विस्थापन पढ़ा तो वहां पर एक चीज देखे थे, वहां पर आपको बताते कि जो कोण होता है, कोण बराबर होता है क्या? चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर ये होता है ना, चाप बटे त्रिज्या। तो यहां पर हम कोण को कोणीय विस्थापन लिखे थे और चाप को डेल्टा एस से निरूपित किए थे और त्रिज्या को आपने कैपिटल आर से निरूपित किया है। बोलो, तो क्या डेल्टा थीटा की जगह हम सब डेल्टा एस अपान आर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो आप लिख दो। इसे कुछ मान लो, समीकरण नंबर मान लो कितना? 3।
तो हमें पता है क्या, चूंकि डेल्टा थीटा ये बराबर होता है डेल्टा एस अपान आर। इसे मान लो समीकरण नंबर 4। तो डेल्टा थीटा का वैल्यू ले जाके यहां पर आप रख सकते हो। तो समीकरण कितने से, 3 और 4 से। समीकरण 3 और 4 से क्या बोल सकते हो, ओमेगा अपान भी ये बराबर हुआ कितना, यहां से वैल्यू ले जाके रखो, डेल्टा थीटा की जगह डेल्टा एस अपान आर रखो। तो डेल्टा थीटा की जगह कितना रखते हैं, डेल्टा एस अपान आर और बटे डेल्टा एस। तो इसका तो इसमें गुणा हो जाएगा, तो या एक तरीके से आप ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ओमेगा अपान भी, ऊपर कुछ नहीं बचा 1 बचा और नीचे क्या बचा, आर बचा। बोलो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो यानी ओमेगा इंटू आर बराबर भी। यही तो रिलेशन हुआ। और देखो एक समीकरण आपको मिला, इसमें आपको लीनियर वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, रेखीय वेग तीनों एक ही बात है। इसी को लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं v को, और इसी को टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलते हैं, और इसी को रेखीय वेग हिंदी में बोलते हैं। और ये आपका एंगुलर वेलोसिटी है यानी कोणीय वेग है। तो देखो संबंध हो गया कि नहीं हो गया। तो v बराबर ओमेगा इंटू आर, v बराबर ओमेगा इंटू आर, v बराबर ओमेगा इंटू आर है, ठीक है ना। यानी जो आपका यहां से आप क्या लिख सकते हो, जो रेखीय वेग है, रेखीय वेग ये बराबर होता है कोणीय वेग गुणे त्रिज्या, कोणीय वेग गुणे त्रिज्या। समझ में आया बात। अब यहां से पहले आप ये कॉपी करो, फिर हम एक आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं। कॉपी कर लिया हो गया। अब ध्यान से देखो, वह इंटरेस्टिंग चीज क्या है। मान लो कि कोई एक रॉड है, क्या है ये कि रॉड है, ठीक है। मान लो जैसे यही आपका एक रॉड है, हम इस रॉड को क्या किए, एक समान कोणीय वेग से घुमा रहे हैं। एक समान कोणीय वेग से घुमाने का मतलब हर सेकंड में, अगर एक सेकंड में 2 रेडियन घुमाए तो अगले 20 सेकंड में 2 रेडियन घुमाएंगे, फिर अगले सेकंड में भी, तभी तो एक समान कोणीय वेग हुआ। यानी उसका कोणीय वेग क्या हो, बराबर हो। यही बात है। मान लो कि ये चलते चलते यहां पर पहुंचा, ठीक है, फिर वो चलते चलते यहां पर पहुंचेगा। अरे भाई आप इसको क्या कर रहे हो, ऐसे पकड़ के इसे घुमा रहे हो। बोलो, इस पॉइंट पे आपने फिक्स कर दिया और ये फिर क्षण क्या हो रहा है, इस पॉइंट के ऐसे 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 करके घूम रहा है। यानी बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। जैसे यही है, आपने यहां से इसे फिक्स कर दिया और ऐसे ऐसे करके लगातार आप इसे क्या कर रहे हो, घुमा रहे हो। पक्का। अब इस कड़ पे, और ये कैसे घुमा रहे हो आप, इसे आपने मान लो ओमेगा वेग से घुमाया। किस वेग से घुमाया, ओमेगा। और ये ओमेगा क्या है, एक समान है। कैसा है, एक समान है। यानी अगर डेल्टा टी समय अंतराल में आपने डेल्टा थीटा कोण घुमाया, तो अगले भी डेल्टा टी समय अंतराल में आप डेल्टा थीटा कोण ही घुमाओगे। वहां पर शायद दिख नहीं रहा होगा, इसे थोड़ा बड़ा लिखते हैं। डेल्टा टी समय अंतराल में आपने अगर डेल्टा थीटा कोण घुमाया, तो अगले भी डेल्टा टी समय अंतराल में आप डेल्टा थीटा कोण घुमाओगे। बात समझ में आ रहा है ना। अब ध्यान से देखना, एक कण यहां पर है और एक ये कण भी घूमते घूमते यहां पर आएगा, और यही कण घूमते घूमते यहां पर भी आएगा। ऐसे तीसरा कण भी मान लो घूमते घूमते यहां पर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। फिलहाल चलो एक काम करो, आप ये इतने का बात छोड़ दो, केवल आप समझ ले कि एक समान कोणीय वेग से हम लोग इसे क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। अब यहां पर 3 कण है, ध्यान से देखना। एक कण ये समझना, पार्टिकल 1, पार्टिकल 2 और पार्टिकल 3। अगर आप इसे एक समान कोणीय वेग से घुमा रहे हो, तो ये भी एक समान वेग ही फील करेगा। जैसे आप यहां पर एक लोग यहां पर बैठे हो, एक लोग यहां पर बैठे हो, एक लोग यहां पर बैठे हो, तो कौन फील करेगा कि हम बहुत तेज से घूम रहे हैं। अरे भाई, जब एक समान वेग से हुआ तो तीनों एक जैसा ही फील कर रहा होगा। ये भी जितना वेग से फील कर रहा होगा उतना वेग ये भी फील कर रहा होगा, उतना वेग ये भी फील कर रहा होगा, यानी महसूस कर रहा होगा। बोलो, क्या इसे लग रहा होगा कि हम तेज घूम रहे हैं, या इसे लग रहा होगा कि हम तेज घूम रहे हैं? तीनों को बराबर लग रहा होगा? तीनों एक जैसा नहीं घूमेगा। बात समझो, तीनों एक जैसा नहीं घूमेगा। क्यों? ध्यान से देखना, मजेदार बात है। अगर आपने ये जो रॉड है इसको डेल्टा टी समय में डेल्टा थीटा कोण घुमाया, तो क्या ये भी पार्टिकल डेल्टा थीटा कोण ही घुमा होगा? ये भी पार्टिकल डेल्टा थीटा कोण ही घुमा होगा, और इस पार्टिकल का भी जो कोणीय विस्थापन होगा वो डेल्टा थीटा ही होगा। इसी समय अंतराल यानी डेल्टा टी समय अंतराल में, डेल्टा टी समय अंतराल में, डेल्टा टी समय अंतराल में। क्यों?
कि आपको लग रहा है कि यहाँ का एंगल कम होगा, यहाँ का एंगल ज्यादा होगा, ये एंगल ज्यादा होगा, ये एंगल ज्यादा होगा, ऐसा लग रहा है क्या? नहीं, ये सभी एंगल बराबर होंगे। क्यों? अरे पता है ना, जैसे ये दो रेखा है, अगर यहाँ पर 30 अंश कोण है, यहाँ पर भी 30 अंश कोण होगा, यहाँ पर भी 30 अंश का कोण होगा, यहाँ पर भी 30 अंश का कोण, थोड़ा ना बदल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? बोलोगे तो इतना ही छोटा, अरे भैया इसके लिए सर्कल भी छोटा होगा, ये बड़ा है तो इसके लिए सर्कल भी बड़ा होगा, ये बड़ा है तो इसके लिए भी सर्कल बड़ा होगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो दो रेखा के बीच में कोण बदलेगा थोड़ा ना, अगर जितना कोण इतना होगा वही कोण यहाँ पर होगा, वही कोण यहाँ पर भी होगा। ठीक, तो अब तीनों पार्टिकल के लिए, जैसे जो पार्टिकल फर्स्ट है, पार्टिकल पार्टिकल फर्स्ट, ओमेगा बताओ, पार्टिकल पहले के लिए ओमेगा क्या होगा? डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी। फॉर पार्टिकल टू यानी कण सेकंड के लिए क्या बता सकते हो? पार्टिकल सेकंड के लिए ओमेगा बराबर, अरे दूसरे पार्टिकल के लिए ओमेगा, ओमेगा देखते हो डेल्टा थीटा, वही है जो यहाँ पर रहा होगा, यानी इसके लिए भी डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी होगा। और तीसरे पार्टिकल के लिए यानी पार्टिकल थर्ड के लिए भी ओमेगा बराबर क्या होगा? डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी। क्या ये तीनों बराबर है कि नहीं बराबर है? बोलो, हम ये पार्टिकल 1 के लिए लिख रहे हैं, पार्टिकल 2 के लिए, हमें पार्टिकल 3 के लिए लिख रहे हैं, बराबर। और ध्यान से देखो, ओमेगा 1 ये बराबर है ओमेगा 2 और ये बराबर है ओमेगा 3, यानी जब कोई कण चाहे यहां पर हो, चाहे कण यहां पर हो, चाहे कण यहां पर हो, उसका जो कोणीय वेग होगा वो तो समान होगा। तो इस बात का मतलब क्या है कि तीनों कण का जो कोणीय वेग होगा वो क्या होगा? एक समान होगा। और अगर कोणीय वेग एक समान हुआ तो जब ये घूमेगा तो ये कौन सा वेग फील करेगा? कोणीय वेग को महसूस कर रहा होगा कि रेखीय वेग को महसूस कर रहा होगा? रेखीय वेग को महसूस कर रहा होगा। आपको पता है ना रेखीय वेग क्या होता है? जैसे कण आपका सर्कुलर मोशन किया तो यहाँ पर जिस स्पीड जा रहा है वो रेखीय वेग है। कण का यहाँ पर कुछ स्पीड होगा, 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 तो कण जब बाहर यहाँ जहाँ बैठा है तो रेखीय वेग को फील कर रहा होगा। अरे अभी यहाँ पर छोड़ दो तो ऐसे इसी वेग से तो निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, तो अपना यही वेग तो फील करेगा। यानी कोणीय वेग को ना फील करके वो कौन सा वेग फील करता है? रेखीय वेग। पक्का? अब ध्यान से देखना, यहीं से बात आगे। अच्छा बेटा, ये जो पहला कण है क्या ये इस सर्कुलर मोशन, अरे इसका सेंटर ये हुआ तो यह सर्कुलर मोशन किया, उसका सर्कुलर पाथ यही होगा कि नहीं होगा? इस सर्कुलर पाथ का रेडियस मान लेते क्या है? r1। जो दूसरा कण होगा वो कुछ ये सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा होगा, इसका रेडियस मान लेते हैं क्या है? r2। और जो तीसरा कण होगा उसका रेडियस मान लेते हैं क्या है? r3। अरे बोलो, जो कण पहला कण है यही तो आपका पहला कण है, इसका रेडियस इतना ही होगा, दूसरा कण का रेडियस ज्यादा होगा, तीसरे कण का रेडियस और ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा? तो इसके पहले कण के रेडियस को r1 माना, दूसरे कण के रेडियस को r2 माना, और तीसरे कण के रेडियस को हमने क्या मान लिया? r3। हमें चाहिए क्या? ये तीनों कण का रेखीय वेग। कौन सा वेग? रेखीय वेग। तो आपको पता है, इसके बाद हम इधर लिख रहे हैं ना कि चूंकि जो रेखीय वेग होता है वह किसके बराबर होता है? कोणीय वेग इंटू रेडियस। अरे देखो यही फार्मूला है, रेखीय वेग और कोणीय वेग में यही संबंध है ना कि रेखीय वेग कोणीय वेग गुणित त्रिज्या के बराबर होता है। तो पहले कण के लिए रेखीय वेग क्या होगा? ओमेगा r1। अब बोलोगे इसके लिए ओमेगा 1 लिखो। रे यार भैया, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 तीनों बराबर है, मान लेते हैं तीनों क्या है? ओमेगा है। ठीक। दूसरे कण के लिए v2, तो v2 यानी दूसरे कण का रेखीय वेग, तो दूसरे कण का कोणीय वेग ओमेगा इंटू त्रिज्या, तो दूसरे कण का त्रिज्या क्या है? देख लो, दूसरे कण का त्रिज्या क्या है? r2। और तीसरे कण के लिए अगर आप रेखीय वेग लिखोगे तो ओमेगा इंटू r3 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? चूंकि ध्यान से देख लो, ओमेगा तो सबका सेम है, तो अगर रेडियस चूंकि r1 ये आपका क्या है? छोटा है r2 से, और r2 ये छोटा है किससे? r3 से, यानी r3 बड़ा है, उससे छोटा r2 है, उससे छोटा r1 है। तो जब r3 बड़ा होगा तो v3 भी बड़ा होगा, r3 से छोटा r2 होगा तो v3 से छोटा v2 होगा, और r2 से छोटा r1 होगा तो v2 से छोटा v1 होगा। यानी दिस इंप्लाइज दैट, आप बोल सकते हो क्या? v1 ये कम होगा, v2 ज्यादा होगा और v3 और ज्यादा होगा। यानी जो कण तीसरा होगा वो ज्यादा रेखीय वेग को फील कर रहा होगा, और जो दूसरा कण है उसका रेखीय वेग कम है, और जो पहला कण है उसका रेखीय वेग और कम है। तो अगर आप कभी उस सर्कुलर झूले पे अगर झूले होगे, सर्कुलर झूला का मतलब जैसे में काफी दो, मान लो सर्कुलर झूला में क्या होता है कि आपका पूरा सर्कल जैसा बना होता है ना, और बीच में आपका सेंटर होता है, और ये पूरा झूला आपका इसी तरीके से झूलता रहता है कि नहीं झूलता रहता है? ये पूरा झूला इसी तरीके से झूलता रहता है, और यहाँ पर क्या होता है? लास्ट में यहाँ पर ऐसे ऐसे आपका पूरा ना ऐसे ऐसे इस पे सीट लगा रहता है कि नहीं लगा रहता है? तो अगर आप यहाँ पर ये इसका जो सेंटर है, आप सेंटर के पास जैसे आते रहोगे
आपको लगेगा कि आप बहुत धीरे चल रहे हो, लेकिन जैसे जैसे आप इस सेंटर से दूर जाते रहोगे आपको चल ऐसे ही रहा होगा, इतने ही स्पीड से वो चल रहा है। कोड़ी वेग उसका फिक्स है। देखो यहाँ पर हमने कोड़ी वेग को संभाल लिया है, उसका कोण बनाने का जितने टाइम में यहाँ का कण 2 पाई रेडियन घुमा, उतने टाइम में बाद वाला कण भी 2 पाई रेडियन घुमा, यानी पूरा 360 डिग्री कंप्लीट किया। उतने ही समय एकदम कोने वाला भी 360 डिग्री कंप्लीट किया। यानी कोड़ी वेग हर जगह का क्या है, एक जैसा है, लेकिन जितना पास आते जाओगे रेडियस उतना छोटा हो जाएगा। और रेडियस छोटा होने से, क्योंकि देखो रेखीय वेग त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती है, अरे सीधा सीधा संबंध है। तो अगर त्रिज्या कम होगा तो रेखीय वेग भी क्या हो जाएगा, कम। तो जैसे आप पास आते रहोगे त्रिज्या आपका कम होता जाएगा, और त्रिज्या कम होने से आपको रेखीय वेग कम फील होगा। और जैसे आप दूर जाते जाओगे आपको अपना स्पीड क्या लगेगा, उतना ही ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका त्रिज्या ज्यादा होगा, और जब त्रिज्या ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है रेखीय वेग आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए जब इस झूले में कभी आप जाओ तो आपको अगर झूलने में डर लग रहा है, आप ज्यादा उधर ना बैठ के थोड़ा सेंटर के पास आओ। जितना ज्यादा सेंटर के पास अक्ष के करीब आते जाओगे उतना स्पीड आपको क्या लगेगा, कम लगेगा, आप झूलने का भी आनंद ले पाओगे। ठीक है, तो चलो फिर आज यहीं तक बस करते हैं। अब आपका इसके आगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ये सब है, तो उसे हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आपको अगर ये कॉपी करना है आप इसे कॉपी कर लो। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।